नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले कल हमने जो अध्ययन किया था दिल्ली सल्तनत के साथ रणथंभौर के चौहानों का संघर्ष, और उससे आगे आज सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है उसके अनुसार मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ कैसा संबंध रहा था, अध्ययन आज करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार यह बात आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे ही यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसके सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स वगैरह और सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर है, दूसरे प्रकार के बहुत सारे जो अपडेट है वो वहाँ पर उपलब्ध होंगे। और इसके अलावा हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी स्टडी विद गुरुजी नाम से एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर कुछ भी आपको इस अध्ययन में समस्या आ रही है, या फिर ऐसा कोई भी प्रश्न आपको लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आता है, या फिर कुछ समस्या आ रही है, तो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट करके, तो हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पढ़ते हैं मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेवाड़ गुहिल वंश की राजधानी थी, यानी कि जो सिसोदिया थे वो यहाँ पे राज किया करते थे। गुहिलों की शाखाओं के बारे में वीर विनोद के अनुसार ये 36 थी, मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ये 24 शाखाएं थी। यानी कि सिसोदियों के अंदर वीर विनोद तो कहता है कि 36 शाखाएं थी, और मोहनोत नैन्सी और जेम्स टॉड कहते हैं कि ये 24 शाखाएं थी। थोड़ा सा शुरू करने से पहले मेवाड़ के बारे में जान लेते हैं। गुहिल वंश का संस्थापक या फिर आदि पुरुष हम बप्पा रावल को कह सकते हैं। इन्होंने ही जो है सबसे पहले गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिलों की राजधानियों का क्रम, क्योंकि गुहिलों की जो है बहुत सारी राजधानियाँ रही थी, तो उसमें सर्वप्रथम नागदा, नागदा के बाद में आहड़, फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और अंत में चावंड। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अगर साथ में संबंध की बात करें तो पहले दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश और महारावल जैत्र सिंह के बीच में संघर्ष हुआ 1222 से लेकर के 1229 तक। ध्यान रखना, इल्तुतमिश और महारावल जैत्र सिंह के मध्य जो संघर्ष हुआ था वो 1222 से शुरू होकर के 1229 तक चला था। इन दोनों के मध्य प्रथम युद्ध 1227 में हुआ था, जिसको भूताला का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें जैत्र सिंह विजयी रहे थे। और इनकी जो जानकारी है वो हमीर मद मर्दन में मिलती है। याद रखना, 1227 में इल्तुतमिश और महारावल जैत्र सिंह के बीच में युद्ध हुआ, भूताला का युद्ध हुआ, जैत्र सिंह विजयी रहे, और हमीर मद मर्दन में इसकी जानकारी मिलती है। भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। यहाँ पे मैंने जो सिसोदिया वंश के शासक है जैत्र सिंह, उनके आगे महारावल लगाया है, क्योंकि जो हमीर, जो रतन सिंह से पहले शासक हुए थे वो महारावल कहलाते थे, और रतन सिंह के बाद में और हमीर से शुरू होने वाले शासक जो है वो महाराणा कहलाए थे। फिर इनके मध्य एक और युद्ध की जानकारी देते हैं, वो देते हैं कर्नल जेम्स टॉड। उनके अनुसार 1201 में एक युद्ध हुआ था, नागौर का युद्ध, जिसमें भी जैत्र सिंह विजयी हुआ था और इल्तुतमिश पराजय हुआ था। इसके पश्चात 1248 में नसरुद्दीन महमूद का आक्रमण भी जैत्र सिंह के समय हुआ था, और महाराणा साउंत सिंह है जो जैत्र सिंह के बाद में शासक बने, और उनके काल में कोई खास संघर्ष दिल्ली सल्तनत के साथ रहा नहीं था। मेवाड़ के मध्य और दिल्ली सल्तनत के मध्य कोई भी ऐसी जो है संघर्ष की कहानी इनके शासनकाल में नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध में महारावल तेज सिंह आते हैं। महारावल तेज सिंह के समय जो दिल्ली सल्तनत का शासक था वो था सुल्तान बलबन, और तेज सिंह के समय 1253 और 54 में बलबन का आक्रमण हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि तेज सिंह के समय ही ताड़पत्र पर चिन्हित प्रतिक्रमिक सूत्र चूर्णी
जो कि कमल चंद्र के द्वारा 1260 में लिखी गई थी मिलती है, जो कि वर्तमान समय में पाटन संग्रहालय में रखी गई है। एक तो तेज सिंह के समय बलबन का युद्ध हुआ था 1253-54 में, और तेज सिंह के समय ताड़पत्र पर चिन्हित प्रतिक्रमिक सूत्र चूर्णी मिलती है, जो कमल चंद्र के द्वारा लिखित है 1260 में उन्होंने लिखी थी और वर्तमान समय में पाटन संग्रहालय में है। फिर आते हैं मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, रावल रतन सिंह बने थे। इनके पश्चात जो शासक बने वो महाराणा कहलाए थे। एक शाखा का अंत होकर फिर दूसरी शाखा का उद्भव हुआ था, महारावल रतन सिंह, फिर महाराणा हमीर सिंह। तो आते हैं रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। रावल रतन सिंह को वैसे इतिहास के पन्नों में काफ़ी उखेरा गया है और लगभग सभी को पता है कि महारावल रतन सिंह कौन थे और इनका जो है इतिहास में क्या रोल है। महारावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध भी पद्मिनी को लेकर के ही हुआ था। इन दोनों के मध्य मेवाड़ और सल्तनत का जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। दोनों शासक महत्वाकांक्षी थे। महारावल रतन सिंह भी महत्वाकांक्षी था, तो उधर अलाउद्दीन खिलजी भी महत्वाकांक्षी था, और दोनों का सीमा का टकराव होता था। क्यों? क्योंकि दिल्ली गुजरात और दिल्ली मालवा के मध्य जो सामंजस्य स्थापित करने का जो मार्ग था उसमें मेवाड़ बीच में आता था, और इसी कारण जो दिल्ली सल्तनत थी वो मेवाड़ को जीतना चाहती थी। और युद्ध का एक कारण और बताया जाता है कि रावल रतन सिंह की जो सुंदर महारानी थी पद्मिनी, उसको अलाउद्दीन खिलजी पाना चाहता था। युद्ध के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से रवाना हुई और चित्तौड़ डोंगरी पर अपना शिविर जमाया। रतन सिंह की तरफ से सेनापति गोरा और बादल थे, जो इस युद्ध में अदम्य साहस के साथ लड़े थे और विरोधी सेना को अधिकाधिक हानि पहुंचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में अंतिम रूप से 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया था, और चित्तौड़ को जीत करके चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रख दिया था और खिज्र खां को वहाँ का शासक घोषित कर दिया था। और खिज्र खां के बाद में ऐसा बताया जाता है कि जो जालोर का सोनाग्रा था महालदेव मुंछला, उसको जो है यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। इसके बाद इस युद्ध में जब एक समय ऐसा आया कि रतन सिंह को अपनी जीत की कोई आश नहीं दिखी, तो रतन सिंह ने जो है वहाँ पे साका करने की तैयारी की, और चित्तौड़ का प्रथम साका रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, और रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी की नेतृत्व में 16 सुरानियों ने जो है जौहर कर लिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी को इतनी हानि के बाद भी और अपनी सेना की इतनी दुर्दशा होने के बाद भी जब मेवाड़ के अंदर वो घुसा और किले के अंदर उसे जब कुछ नहीं मिला, तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने है जो वहाँ पर नरसंहार करवा दिया था। बहुत अधिकाधिक हानि पहुंचाई उन्होंने, लोगों को बेमतलब मारा, और उसके बाद में है जो इस युद्ध में सिसोदा ग्राम के सामंत थे लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब एक शाखा का अंत हो गया है। यहाँ पे सारी रानियाँ, सारे महाराजा, सारे राजकुमार सभी मारे जा चुके थे। उसके बाद में एक नई शाखा का उद्भव होता है, महाराणा हमीर। ये देखिए दोस्तों, राणा सांगा, रावल रतन सिंह और महारानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो राणा हमीर थे वो लक्ष्मण सिंह सिसोदा के पुत्र थे। जब लक्ष्मण सिंह और उसके 7 पुत्र इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे और मेवाड़ का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा था, तो इस परिस्थिति में सिसोदा ग्राम के सामंत महाराणा हमीर ने सिसोदिया शाखा की पुनः स्थापना की, और सिसोदा ग्राम से ये सामंत थे इसीलिए इसको सिसोदिया नाम दिया गया, जो है इनको पुनः महाराणा बनाया गया। महाराणा हमीर की कुछ उपाधियाँ थी। उन्हें महाराणा हमीर को विषम घाटी पचानन, वीर राजा
और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ में जब रावल रतन सिंह के साके के बाद में मेवाड़ के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो इस शाखा को संभाल सके, उस समय महाराणा हमीर ने है जो मेवाड़ का उद्धार किया था। और महाराणा हमीर के साथ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान MBT मोहम्मद बिन तुगलक का युद्ध हुआ, जिसे हिंगोली का युद्ध कहा जाता है। फिर आते हैं राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता शायद ही होगी कि राणा सांगा कौन थे, राणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध किए, कितने युद्ध किए। राणा सांगा जिनके एक हाथ नहीं था, जिनकी एक आंख नहीं थी, पैर से लंगड़े थे, शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी है जो इन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और जीते। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली की सल्तनत थी अब इब्राहिम लोदी के हाथों में, और महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 3 युद्ध हुए और राणा सांगा तीनों में विजयी रहे। खातौली का युद्ध हुआ 1517 में, कोटा के पिपलादा तहसील में लड़ा गया और सांगा वहाँ पे विजयी हुआ। फिर बाड़ी का युद्ध हुआ 1517 के तुरंत बाद में 1518 में धौलपुर में ये युद्ध लड़ा गया और लोदी के सेनापति मियाँ हुसैन और मियाँ माखन इस युद्ध में आए थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत यहाँ पे भी पराजय हुई। फिर आया था गागरौन का युद्ध 1519 में, दिल्ली सल्तनत और सांगा के मध्य अंतिम और तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने मेवाड़ शाखा का अध्ययन किया। अब कल जो है हम जालौर सल्तनत का अध्ययन, जालौर का सल्तनत के साथ अध्ययन करेंगे। राणा सांगा का जो आगे का जीवन काल है वो मुगल काल के साथ संबंध में हम पढ़ाएंगे। और यहाँ तक अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है या आपके दिमाग में कुछ भी प्रश्न ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ गुरुजी 7773, तो वहाँ पे है जो आकर आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, यहाँ के सारे नोट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।